हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू ओमराज क्लासेस। और आज हम पेपर सॉल्व करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 का। क्योंकि कल आपका एग्जाम है पीजीटी का, तो सोचा गया उससे पहले आपका ये पेपर कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे कुछ क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद तो हम नेट का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करेंगे जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा। और यहाँ पर छोटे क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन की ज्यादा नीड नहीं है, जहां पर जरूरत हुई वहां पर किया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस सेशन में किया ही गया है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो चलते हैं अपना प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर सोशियोलॉजी। तो विशुद्ध समाज शास्त्र की अवधारणा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, सेकंड ऑप्शन लेस्टर एफोर्ड और थर्ड ऑप्शन है स्पेंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्योर सोशियोलॉजी है, विशुद्ध समाज शास्त्र है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये लेस्टर एफ वार्ड के द्वारा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेस्टर एफ वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन हम आंसर टिक कर रहे हैं वो सभी आपका ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज यट इन इट्स एक्सट्रीम इन्फेंसी। किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? फर्स्ट ऑप्शन है रैटक्लिफ ब्राउन, सेकंड ऑप्शन एम गिन्सबर्ग और थर्ड ऑप्शन है एलेक्स इंकल्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने कहा है? तो रैटक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। Radcliffe Brown said that the science of human society is yet in its extreme infancy। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, Radcliffe Brown। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम्ड पायलट सर्वे एज ए स्मॉल रिप्लिका ऑफ द मेन सर्वे। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है पीवी यंग, सेकंड ऑप्शन जी लुंडबर्ग और थर्ड ऑप्शन है सीए मोजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सीए मोजर है, इन्होंने पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीए मोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। समाज की विशेषता है, फर्स्ट ऑप्शन है होमोजेनिटी एंड लैक ऑफ डाइवर्सिटी, एक रूपता और विविधता का अभाव। सेकंड ऑप्शन है शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, साझा मानदंड मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। थर्ड ऑप्शन है आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो समाज की विशेषता है आपका साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हु यूज द वर्ड सोशियोमेट्री। समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है एल के फ्रैंक, सेकेंड ऑप्शन है एच एच जेनिंग्स और थर्ड ऑप्शन है जेल मोरेनो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो समाजमिति है, सोशियोमेट्री है, इसका सबसे पहले प्रयोग जेल मोरेनो ने किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेल मोरेनो। Next question is, who among the following sociologists described three elements of community sentiment: we feeling, role feeling and dependency feeling। तो इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के तीन तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया? ये हमने कल भी किया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, सेकंड ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन और थर्ड ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये तीनों ही आपको याद रखना, तीनों एलिमेंट। पहला क्या हो जाता है? वी फीलिंग, दूसरा रोल फीलिंग और तीसरा डिपेंडेंसी फीलिंग। ये दिया गया है कम्युनिटी सेंटीमेंट का जो तीन एलिमेंट है, ये डिस्क्राइब आपका किया गया है मैकाइवर एंड पेज के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकाइवर एंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी रेफर्स टू। समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है द फिजिकल बाउंड्रीज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ कम्युनिटी, सेकेंड ऑप्शन है द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ बिलोंगिंग, कनेक्टेडनेस एंड आइडेंटिटी विद इन अ कम्युनिटी। तो पहला आपका हो गया किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति, और सेकंड ऑप्शन है एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा,
और थर्ड ऑप्शन है द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू कम्युनिटी मेंबर्स। तो समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, जो समुदाय की भावना, इसकी अवधारणा का अर्थ क्या है आपका? एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ बिलोंगिंग, कनेक्टेडनेस एंड आइडेंटिटी विद इन अ कम्युनिटी। Next question is who explained if we are considering something as an organized group, it is an association, if as a form of procedure, it is an institution। तो जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की है? कल ही बताया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैकाइवर एंड पेज, सेकेंड ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन, थर्ड ऑप्शन है ऑगबर्न एंड निमकॉफ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने ये व्याख्या किया है? तो मैकाइवर एंड पेज ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एंड पेज। तो मैकाइवर एंड पेज ने ही आपका ये व्याख्या किया कि जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। Next question is who defined that competition is the individual and group striving for goals that only one can win। तो किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं पीजीटी में इतनी सीट है, इतने स्टूडेंट है, बट मिलेगा तो किसी ना किसी को ही मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जेएच फिक्टर, सेकंड ऑप्शन है जेआर लेस्ली और थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जेआर लेस्ली ने कहा है कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेआर लेस्ली। Next question is according to Robert Redfield, what is the term for a community that maintains a strong ties to traditional values and practices while interacting with a larger society? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रैडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है गेमिन सैफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है गिसल सैफ्ट, थर्ड ऑप्शन है फोक अर्बन कॉन्टिनम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है फोक अर्बन कॉन्टिनम किसने दिया है? रॉबर्ट रैडफील्ड। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फोक अर्बन कॉन्टिनम, लोक शहरी सातत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटमिस्टिक फैमिली एंड डोमेस्टिक फैमिली। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? फर्स्ट ऑप्शन है जेके फोल्सम, सेकेंड ऑप्शन सीसी जिमरमैन और थर्ड ऑप्शन है एडी रॉस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताया गया था कार्ल सी जिमरमैन की बुक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन। इसमें इन्होंने 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है, जो कि आपका क्या हो जाता है? पहला हो जाता है ट्रस्टीशिप फैमिली, और दूसरा हो जाता है आपका एटमिस्टिक फैमिली, और तीसरा क्या हो जाता है आपका डोमेस्टिक फैमिली। तो पहला आपका हो गया न्यासिता परिवार, दूसरा हो गया आणविक परिवार और तीसरा हो गया आपका घरेलू परिवार। ये 3 टाइप का चर्चा किया गया कार्ल सी जिमरमैन के द्वारा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्ल सी जिमरमैन। और आप फैमिली से कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मॉर्गन का जो 5 टाइप उनके द्वारा बताया गया है कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, जो एवोल्यूशन ऑफ फैमिली है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मॉर्गन का तो आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है। उनके अकॉर्डिंग पहला हो जाएगा कॉन्जिग्यूनियस फैमिली, दूसरा हो जाएगा आपका पनानुअल फैमिली, और तीसरा आपका हो जाएगा सिंडेशमियन फैमिली, और चौथा हो जाएगा पैट्रियार्कल फैमिली, और पांचवा आपका हो जाएगा मोनोगैमियन फैमिली। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। और मॉर्गन ने आपका जो परिवार की उत्पत्ति का कारण बताया, सेक्स कम्युनिज्म को बताया है, यौन साम्यवाद को बताया, ये भी याद रखना है। वही मर्डॉक के अकॉर्डिंग 2 टाइप का मर्डॉक ने परिवार बताया। पहला उनके अकॉर्डिंग हो जाता है स्वतंत्र मूलक परिवार, पहला आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली, और वहीं दूसरा क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट फैमिली, मिश्रित परिवार। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मर्डॉक के अकॉर्डिंग? मतलब ये पूछा जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, किसने कहा है? तो मर्डॉक ने कहा है। और एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी पूछा जाए तो टी पार्सन्स ने दिया है।
और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, जो आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। ये पूछा जाता है किसने डिवाइड किया है फैमिली को, तो वार्नर ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका प्रभव परिवार हो गया, प्रजनन परिवार हो गया, इसमें डिवाइड फैमिली को किसने किया है, डब्ल्यू.एल. वार्नर ने किया है। और सिमेट्रिकल फैमिली का भी पूछा जाता है, ये सिमेट्रिकल फैमिली का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो यंग एंड विल्मोट ने दिया है। ये आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट इनैक्टेड। तो किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 2005, सेकेंड ऑप्शन 2006 और थर्ड ऑप्शन है 2007। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम आपका पारित हुआ कब, 2007 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन रेफर्स टू। स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर पॉलिटिकल एडवोकेसी एंड लॉबिंग, राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन। और सेकेंड ऑप्शन द एसोसिएशंस दैट आर लीगली रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल्स टू ज्वाइन, समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं। और थर्ड ऑप्शन द इनफॉर्मल सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट और हॉबीज, साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह। और डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपसे स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ पूछा गया है। तो राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन ये नहीं होगा, समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, ये भी आपका नहीं होगा। वॉलेंट्री एसोसिएशन का पूछा जा रहा है आपसे कि इसका मतलब क्या है, और साझा हितों का शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह, तो अनौपचारिक तो नहीं है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। Next question is, in 1992, on which date was the World Disability Day started by the United Nations to encourage people with disabilities? तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 3 दिसंबर, सेकेंड ऑप्शन है 4 दिसंबर और थर्ड ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1992 में यूनाइटेड नेशन द्वारा जो निःशक्त जन है इनको प्रोत्साहन देने के लिए विश्व दिव्यांग दिवस, जो आपका वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ये सेलिब्रेट कब से स्टार्ट किया गया, 3 दिसंबर से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who said personality is the subjective aspect of culture and in a sense every culture has its own characteristics personality। तो किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सी.ए. ब्राउन, सेकेंड ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट और थर्ड ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी.ए. ब्राउन जो है इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सी.ए. ब्राउन। सी.ए. ब्राउन said that personality is the subjective aspect of culture and in a sense every culture has its own characteristics personality. Next question is, according to Edward T. Hall, what is the term for unspoken implicit rules and norms that guide social interactions within a culture? तो एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है हाई कल्चर, उच्च संस्कृति, सेकंड ऑप्शन है लो कल्चर, निम्न संस्कृति और थर्ड ऑप्शन है डीप कल्चर, गहरी संस्कृति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एडवर्ड टी हॉल के अकॉर्डिंग एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित
नियमों और मानदंडों के लिए जो शब्द है वो है गहरी संस्कृति, डीप कल्चर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गहरी संस्कृति, डीप कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has given the following four differences between civilization and culture। तो बताना है आपको सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित चार अंतर किसने बताए हैं। तो ये चार अंतर यहाँ पर दिया गया और पूछा गया किसके द्वारा ये बताया गया है। फर्स्ट है आपका सिविलाइजेशन हैज अ प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बट नॉट कल्चर। तो सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। और सेकंड दिया गया सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एडवांसिंग बट नॉट कल्चर। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। और थर्ड है आपका सिविलाइजेशन इज पास्ड ऑन विदाउट एफर्ट बट नॉट कल्चर। तो प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृति नहीं। वहीं पर फोर्थ आपका दिया गया सिविलाइजेशन इज बोरोड विदाउट चेंज और लॉस बट नॉट कल्चर। तो परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसने आपका सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बीच में ये डिफरेंसेस बताए हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर एंड पेज और थर्ड ऑप्शन है ऑकबर्न एंड निमकॉफ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो मैकाइवर एंड पेज ने आपका सभ्यता और संस्कृति के बीच में ये चार अंतर बताए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइवर एंड पेज। तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती, संस्कृति नहीं। और परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते बट संस्कृति को नहीं। ये बात किसने कहा है? मैकाइवर एंड पेज ने। Next question is who said that the total society is the agency of socialization and that each person with whom one comes into contact is in some fashion an agent of socialization। तो किसने कहा कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी ना किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है। तो किसने कहा है? आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जेएच फिक्टर, सेकंड ऑप्शन है जीएच मीड और थर्ड ऑप्शन है एचएम जॉनसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेएच फिक्टर ने कहा है कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी ना किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. Victor। Next question is the concept of cultural hegemony refers to। तो सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है द डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर ओवर अदर्स वेयर द डोमिनेंट कल्चर्स बिलीव्स एंड वैल्यूज बिकम द नॉर्म। तो एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। और बी ऑप्शन है द ब्लेंडिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इनटू अ न्यू एंड यूनिक कल्चरल फॉर्म। तो विभिन्न संस्कृतियों का एक नए और अनूठे सांस्कृतिक रूप में सम्मिश्रण और एकीकरण। और सी ऑप्शन दिया गया द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। तो पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजीमनी पूछा गया कि सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सांस्कृतिक आधिपत्य क्या है? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, the concept of cultural hegemony refers to the dominance of one culture over others where the dominant culture's beliefs and values become the norms। तो ध्यान में रखना है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर जो प्रभुत्व है जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं वे आपका क्या हो गया? सांस्कृतिक आधिपत्य। Next question is who among the following has classified social control into two forms, first direct control and second indirect control। तो इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण? फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, सेकंड ऑप्शन सीएच कूले, थर्ड ऑप्शन है ईसी हेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जो कि आपको पूछा गया जो सोशल कंट्रोल है इसके दो स्वरूप में किसने डिवाइड किया है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। तो कार्ल मैन हीम ने किया, अपने कौन से बुक में किया है, मैन एंड सोसाइटी में किया है। तो बुक का नाम भी आप याद रखिएगा। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्ल मैन हीम। और आपका यहाँ पर चार्ल्स हॉटन कूले जो है इनके द्वारा भी पूछा जाता है, इन्होंने कितने टाइप में किया, इन्होंने भी दो टाइप में किया है। आपका एक हो गया कॉन्शियस और दूसरा क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतन में किया है। वहीं पर आपसे गुरविच और मूरे का भी पूछा जाता है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज है। और सोशल कंट्रोल जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले आपका किसने किया है, रॉस ने किया है, ई ए रॉस ने किया है। और इन्होंने भी दो टाइप का बताया, पहला आपका हो जाता है फॉर्मल कंट्रोल और दूसरा क्या हो जाता है, इनफॉर्मल कंट्रोल, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण। और सामाजिक नियंत्रण जो है नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है या फिर उन्हें बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। ये बात भी किसी ने कहा था, किसने कहा था, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, किसने कहा था, बियरली ने कहा था, आपको ध्यान में रखना है। और एक बुक है सोशल कंट्रोल, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ई ए रॉस ने आपका सोशल कंट्रोल बुक लिखा है, ये भी आपको याद रखना, जो कि पब्लिश हुआ था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैग। तो प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा किसने दी, फर्स्ट ऑप्शन है एल टी होपहाउस, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर एंड पेज और थर्ड ऑप्शन है ऑगबर्न एंड निमकॉफ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रौद्योगिक विलंबना है, टेक्नोलॉजिकल लैग है, ये कॉन्सेप्ट मैकाइवर एंड पेज के द्वारा दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकाइवर एंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म सोशल चेंज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब इन सोशियोलॉजी। तो बताना है आपको समाज शास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स ओवर टाइम। तो समय के साथ व्यक्तिगत व्यवहारों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया। और सेकंड ऑप्शन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स इन अ सोसाइटी। समाज में सामाजिक संस्थाओं संरचनाओं का परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन सोशल इंटरेक्शंस। सामाजिक अंतःक्रियाओं पर तकनीकी प्रगतियों का प्रभाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सोशल चेंज है आपका क्या है इसके अकॉर्डिंग, सोशल चेंज आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स इन अ सोसाइटी। तो समाज में सामाजिक संस्थाओं संरचनाओं का परिवर्तन ही आपका क्या है, सोशल चेंज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो सोशल चेंज को लेकर और भी क्वेश्चंस आप याद रख सकते हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। ये बात आपका किंगस्ले डेविस ने कहा है। और सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होता है, ये बात आपका ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है, ध्यान में रखना है। और डब्ल्यू एफ ऑगबर्न की हम बात करें तो इन्होंने आपका मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और कल्चरल लैग इनके द्वारा दिया गया है, जिसको आपका सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कॉन्टिनम। तो लोक नगरीय नृत्य की अवधारणा किसने विकसित की, फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू जे थॉमस, सेकेंड ऑप्शन रॉबर्ट रैडफील्ड और थर्ड ऑप्शन लुई वर्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सबको पता है, अभी बताया भी गया, फोक अर्बन कॉन्टिनम जो है आपका ये किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, आपका रॉबर्ट रैडफील्ड के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट रैडफील्ड। Next question is who said in explanation of urbanization that urbanization is a balloon into which each social scientist blows his own meaning। तो नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है। फर्स्ट ऑप्शन है टीजी मग्गी, सेकंड ऑप्शन पीएम हॉजर और थर्ड ऑप्शन है डीएफ पोकॉक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टीजी मग्गी ने ही आपका कहा है कि नगरीकरण की जो व्याख्या टीजी मग्गी के द्वारा किया गया, उन्होंने ही कहा कि आपका नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टीजी मग्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल रेफर्स टू।
औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटरलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू सोशलाइजेशन। समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंड और मूल्यों का आंतरिकरण। और सेकंड ऑप्शन द यूज ऑफ इनफॉर्मल सैंक्शंस एंड सोशल टू प्रेशर रेगुलेट बिहेवियर। व्यवहार को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक प्रतिबंधों और सामाजिक दबाव का उपयोग। और थर्ड ऑप्शन द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का प्रयोग। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द application of laws and regulations by formal institutions of social control. Next question is when was the Human Right Protection Act passed in India? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1990, सेकंड ऑप्शन 1991 और थर्ड ऑप्शन 1993। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका इंडिया में कब पारित किया गया? 1993 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1993। Next question is who said love in India both as regards theory and practices possess an importance which is impossible for us Westerners even to conceive। तो किसने कहा कि भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए मीन्स पश्चिम वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिचर्ड स्मिथ और सेकंड ऑप्शन है टी.एन. कार्वर और थर्ड ऑप्शन है आपका गार्डनर मर्फी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिचर्ड स्मिथ ने आपका कहा कि भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए कल्पना ही संभव नहीं है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रिचर्ड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कल्चर शॉक? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पूछा गया आपसे कल्चर शॉक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन द फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन एंड डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड व्हेन एनकाउंटरिंग अ न्यू कल्चर। तो एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव। सेकेंड ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग डिफरेंट कल्चरल टू अ इन्वायरमेंट, एक अलग सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने की प्रक्रिया। थर्ड ऑप्शन द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज, तो विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं का आदान प्रदान। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्चर शॉक क्या है? एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव है। तो कल्चर शॉक क्या है आपका? कल्चर शॉक इज द फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड व्हेन एनकाउंटरिंग अ न्यू कल्चर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आपके एग्जाम में बहुत बन रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको फ्रेम करके सॉल्व करवाया जाएगा जिससे कि आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाए बट जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि इस ओर इंक्लाइंड होने के लिए बात मैंने किया बट घर में यही था कि पापा जी मेरे मना नहीं करते बट उनको पावर वाला प्रोफेशन पसंद है। तो उनको मेरे प्रोफेशन में पावर दिखती है बट पैशन में नहीं। बट मना नहीं करते किसी चीज को। तो मेरे एक सजेशन पे उन्होंने भी मुझको सजेशन दिया कि बीएड कर लो और गवर्नमेंट टीचर बन जाओ अगर उनको लगता है अगर पढ़ाना तुम्हारा पैशन है तो। बट मुझे फॉर्मल टीचर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं और टीचिंग मेरा बैकग्राउंड है भी नहीं। तो फिर ऐसे ही जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो आपके लिए क्लासेस लाई जाएगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके मोटिवेशन पे, आप कितना मुझे मोटिवेट करेंगे इस पर ही डिपेंड करता है आपकी क्लासेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट? चलिए बताइए फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है एन.आर. रे, सेकंड ऑप्शन बीपी मेनन और थर्ड ऑप्शन है जोसेफ फ्रैंकोइज। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीपी मेनन की ये बुक है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बीपी मेनन। Next question is who said Hindu marriage is a sacrament? It is considered sacred because it is said to be complete only on the performance of the sacred rites accompanied by the sacred formulas। तो किसने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है
इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है जीएस घुरिये, सेकंड ऑप्शन केएम कपाड़िया, थर्ड ऑप्शन है पीएच प्रभु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा हिंदू मैरिजेज सैक्रामेंट? कपाड़िया ने कहा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केएम कपाड़िया। Question is which sociologist introduced the concept primary and secondary assimilation? तो किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, सेकंड ऑप्शन है मिल्टन गॉर्डन और थर्ड ऑप्शन है इमाइल डर्कहाइम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपके मिल्टन गार्डन है, इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश किए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एसिमिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया मिल्टन गॉर्डन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिल्टन गॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who said this regarding kinship that it is the rod on which one leans throughout life? तो नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा है कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेमंड फर्थ, सेकंड ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस और थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स बिनेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेमंड फर्थ ने आपका कहा है कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है। ये बात नातेदारी के संबंध में रेमंड फर्थ ने कहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेमंड फर्थ। Next question is who mentioned three main characteristics of caste? First, hereditary membership, second, endogamy, third, norms governing social interactions। तो किसने जाति के तीन प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? पहला अनुवांशिक सदस्यता, सेकंड अंतर्विवाह और थर्ड है सामाजिक अंतः क्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है कैथलीन गॉब, सेकंड ऑप्शन है ओपलर मॉरिस और थर्ड ऑप्शन है एनके दत्ता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपके ओपलर मॉरिस हैं, इन्होंने तीन लक्षण बताए हैं जाति का, जिसमें से आपका हो जाता है हेरिडिटरी मेंबरशिप, एंडोगेमी और नॉर्म्स गवर्निंग सोशल इंटरेक्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओपलर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। जो तीन लक्षण जाति का बताया गया है ओपलर मॉरिस के द्वारा, आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक अंतः क्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। Next question is what is the term used to describe the process of revitalizing and transforming underutilized or deteriorated urban areas into vibrant and functional spaces? तो अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्बनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है अर्बन रीन्यूअल और थर्ड ऑप्शन है आपका अर्बन डीके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? अर्बन रीन्यूअल का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्बन रीन्यूअल, शहरी नवीनीकरण। Next question is who said the characteristics of caste system is communicative inequality but the characteristics of class system is dispersed inequality? तो किसने कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ईआर लीच, सेकंड ऑप्शन है राम आहूजा और थर्ड ऑप्शन है एच गोल्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राम आहूजा हैं, इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की जो विशेषता है आपका संचित असमानता है, कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी है, लेकिन जो वर्ग व्यवस्था है, जो क्लास सिस्टम है, इसकी विशेषता क्या है? डिस्पोज्ड इनइक्वालिटी है, विकीर्ण असमानता है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राम आहूजा। Next question is who has mentioned 7 criteria of class? First, wealth, property or income. Second, family or kinship. Third, location of residence. Fourth, duration of residence. Fifth है occupation और sixth है education and seventh क्या है? religion। तो किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? फर्स्ट है संपदा, संपत्ति अथवा आय, सेकेंड है परिवार अथवा नातेदारी, थर्ड है आवास की स्थिति, फोर्थ है आवास की अवधि
और फिफ्थ है व्यवसाय और सिक्स क्या है आपका शिक्षा और सेवेंथ क्या है धर्म। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने यहाँ पर वर्ग के ये 7 मानदंड का जिक्र किया है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ईगन बर्गल और सेकंड ऑप्शन है किंग्सले डेविस, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीड। तो ध्यान में रखना वर्ग का जो ये 7 मानदंड है ये आपका रॉबर्ट बीरस्टीड के द्वारा बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रॉबर्ट बीरस्टीड। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से मोल्ड करके बना दिया जाता है आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो ये जो 7 मानदंड है ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेटाबॉलिज्म इन सोशल इकोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सामाजिक परिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन द स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, परिस्थितिकी समुदायों के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। सेकेंड ऑप्शन द एनालिसिस ऑफ रिसोर्स फ्लोस एंड एनर्जी एक्सचेंजेस इन ह्यूमन सोसाइटीज, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण। थर्ड ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल हायरार्कीज एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स, सामाजिक पदानुक्रमों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संबंध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल मेटाबॉलिज्म, सामाजिक चयापचय, इसका क्या मीनिंग होता है सामाजिक परिस्थितिकी में, सोशल इकोलॉजी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, द एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेज फ्लोस एंड एनर्जी एक्सचेंज इन ह्यूमन सोसाइटीज। तो सामाजिक परिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की जो अवधारणा है वो ये है कि मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। Next question is which act provide the legal framework for controlling drug abuse and illicit drug trafficking in India। तो कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट है जो भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। सेकेंड ऑप्शन है इंडियन पिनल कोड 1860। थर्ड ऑप्शन है आपका द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव और ई ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो ये जो एक्ट है आपका जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए जो कानूनी ढांचा आपका बनाया गया है ये है आपका द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। Next question is by which constitutional amendment women were given 33% reservation in the पंचायती राज institutions। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 71st अमेंडमेंट, सेकंड ऑप्शन 72nd अमेंडमेंट और थर्ड ऑप्शन है 73rd अमेंडमेंट। तो कौन सा संशोधन था आपका, ये 73rd था। तो 73rd से आपका शेड्यूल में 11th शेड्यूल ऐड किया गया था पंचायती राज के लिए, वहीं पर 12th शेड्यूल आपका ऐड किया गया था म्यूनिसिपैलिटी के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी का 74th था अमेंडमेंट और 73rd था आपका पंचायती राज का। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका नागालैंड, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है मेघालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नागालैंड में मनाया जाता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नागालैंड। Next question is when was the Pradhan Mantri Rozgar Yojana started to provide self-employment to unemployed youth and women। तो बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। फर्स्ट ऑप्शन है 1991, सेकेंड ऑप्शन 1992, थर्ड ऑप्शन है 1993। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये आपका स्टार्ट किया गया था 1993 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993।
Next question is when was the integrated child development scheme started by the government? तो सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1974, सेकंड ऑप्शन 1975, थर्ड ऑप्शन है 1976। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये गवर्नमेंट के द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था 1975 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1975. Next question is which tribal community in India practices the tradition of Ghotul where young boys and girls live together in a dormitory? तो भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटूल की परंपरा का पालन करता है जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है संथाल, सेकंड ऑप्शन है गोंड और थर्ड ऑप्शन है मुरिया, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है आपका ये ट्रेडिशन घोटूल का? तो मुरिया में भी किया जाता है और गोंड में भी किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो मुरिया ट्राइब है ये आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में पाया जाता है और यहाँ पर जो घोटूल है ये क्या होता है? एक सेंट्रल सोशल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर जो यंग अनमैरिड बॉयज हैं इनको बोला जाता है आपका चेलिकास, चेलिक्स बोला जाता है आपको जो बॉयज हैं, जो अनमैरिड बॉयज हैं। वहीं गर्ल्स को क्या बोला जाता है? मोटियारीज बोला जाता है। तो ये एक साथ रहते हैं और यहाँ पर ये क्या सीखते हैं? जो ट्राइबल के कस्टम है, म्यूजिक है, डांस है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये एक साथ रहकर वहां पर यही सीखते हैं। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी? तो किसने लिखा है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी बुक? आपका फर्स्ट ऑप्शन है एन ओक्ले, सेकंड ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड और थर्ड ऑप्शन है ई गॉफमैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी ये बुक लिखा गया एन ओक्ले के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन ओक्ले। Next question is who defined religion is a mode of action as well as a system of belief and sociological phenomena as well as a personal experience? तो किसने परिभाषित किया कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी? यह एक समाज शास्त्रीय प्राघटना है और साथ ही व्यक्तिक अनुभव भी। आपका फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर, सेकंड ऑप्शन बी मेलानोस्की और थर्ड ऑप्शन है ईवी टाइलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाज शास्त्रीय प्राघटना है और साथ ही व्यक्तिगत अनुभव भी। ये आपका परिभाषा दिया गया है बी मेलानोस्की के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बी मेलानोस्की। Next question is in the system of kinship terminology known as Dravidian kinship, what term is used to refers to a father sister? तो द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अथाई, सेकंड ऑप्शन है बुआ और थर्ड ऑप्शन है फूफी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या प्रयोग किया जाता है पिता की बहन के लिए? क्या प्रयोग किया जाता है? अथाई प्रयोग किया जाता है जो बुआ है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अथाई। और अपने यहाँ क्या यूज किया जाता है? बुआ और फूफी मुस्लिम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड दैट टू किल नेशनल एनिमीज इन अ धर्म युद्ध इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ धर्म? किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? फर्स्ट ऑप्शन है जीएस घुरिये, सेकंड ऑप्शन पीवी काने और थर्ड ऑप्शन है अरविंदो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरविंदो ने आपका कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरविंदो। Next question is who described 6 dimensions of communalism? AC militarist, welfareist, retreatist, retaliatory, separatist and secessionist। और ये क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, हमने सॉल्व भी किया था। क्वेश्चन है आपका किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया है? फर्स्ट है आत्मसातकारी, सेकंड है कल्याणात्मककारी और थर्ड है पलायनवादी और फोर्थ है प्रतिकारात्मक और फिफ्थ क्या है? अलगाववादी और सिक्स क्या हो जाएगा? पृथकतावादी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है?
फर्स्ट ऑप्शन है टीके ओमेन, सेकंड ऑप्शन वीवी सिंह और थर्ड ऑप्शन है एससी दुबे। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ये जो 6 डायमेंशन कम्युनिज्म का सांप्रदायिकता का बताया गया है, ये टीके ओमेन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीके ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which famous sociologist wrote the book Caste in Modern India that explores the persistence and changes in the caste system in contemporary India? तो किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? फर्स्ट ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, सेकेंड ऑप्शन लुई ड्यूमा और थर्ड ऑप्शन है जीएस घुरिये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये बुक है एम एन श्रीनिवास का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास। Next question is who among the following developed his theory of religion on the basis of religio-sacred perspective? तो इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर एच लोबी, सेकेंड ऑप्शन है बी मेलानोस्की, थर्ड ऑप्शन है ई डरखाइम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य रिलीजियो सैक्रेड पर्सपेक्टिव के आधार पर विकसित इमाइल डरखाइम ने किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमाइल डरखाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has called kinship system the initial structure or kinship molecule of the whole human society? तो किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है टीएन मदान, सेकेंड ऑप्शन है इरावती कर्वे और थर्ड ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है? लेवी स्ट्रॉस ने। तो नातेदारी की व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा जो आपका इनिशियल स्ट्रक्चर है या फिर नातेदारी अणु किनशिप मॉलिक्यूल, ये किसने कहा? लेवी स्ट्रॉस ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है which social reformer and writer authored the book Gulamgiri that criticized the caste system and advocated for the rights of Dalits in India? तो किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा फूले, सेकेंड ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय और थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुलामगिरी किसके बुक का नाम है? ज्योतिबा फूले जी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स हु डेवलप्ड द एक्सचेंज थियरी? तो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन है बी मेलानोस्की, सेकेंड ऑप्शन जेम्स फ्रेजर, थर्ड ऑप्शन के एस कुक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो जो जेम्स फ्रेजर है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर विनिमय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जेम्स फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द वर्ड बैकवर्ड हिंदू फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? आपका फर्स्ट ऑप्शन है जीएस घुरिये, सेकेंड ऑप्शन काका कालेलकर और थर्ड ऑप्शन है बीएस गुहा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू जीएस घुरिये ने कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which sociologist introduced the concept of sensitization to describe the process by which lower caste emulate the practices and rituals of higher caste to improve their social status? तो किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और जो उनकी प्रथा और अनुष्ठान है उसका अनुकरण करती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जीएस घुरिये, सेकेंड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास और थर्ड ऑप्शन है लुई ड्यूमा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 2003,
सेकंड ऑप्शन है 2004 और थर्ड ऑप्शन है 2005। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2004 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द टर्म अलायंस थियरी? तो वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है ई ए हॉबल, सेकंड ऑप्शन है ई ए वेस्टरमार्क, थर्ड ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा जो किनशिप थियरी है आपका, इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से आप कर सकते हैं। पहला आपका हो जाता है डिसेंट थियरी जो है वंश समूह सिद्धांत, और दूसरा आपका हो जाएगा अलायंस थियरी वैवाहिक बंधन सिद्धांत। तो जो आपका डिसेंट थियरी है यही आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके प्रणेता कौन है अलायंस थियरी के, यही आपसे पूछा गया है। तो जो आपका वंश समूह सिद्धांत है, डिसेंट थियरी है, ये वंश क्रम और उत्तराधिकार के नियमों पर बल देता है। वहीं जो आपका अलायंस थियरी है विवाह और वैवाहिक नियमों पर बल देता है। तो यहाँ पर आपसे अलायंस थियरी का पूछा गया है, तो यहाँ पर किसने दिया? लेवी स्ट्रॉस ने। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस। तो जो आपका अलायंस थियरी है यह जानने में रुचि रखता है कि विवाह के नियम किस प्रकार समूहों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, और इसका मेन एम जो होता है नातेदारी व्यवस्थाएं विवाह की संभावनाओं और असंभावनाओं को निर्धारित करने के लिए होती है। और इसके प्रवर्तक का नाम आपसे पूछा जाता है और यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी गया है, कौन है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस। Next question is who introduced the concept of subalternity to analyze the social and political position of marginalized groups in India? तो भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की? फर्स्ट ऑप्शन है एंटोनियो ग्राम्सी, सेकंड ऑप्शन है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, और थर्ड ऑप्शन है रंजीत गुहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो रंजीत गुहा है इन्होंने भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपश्रितता सब ऑल्टरनेटी की अवधारणा पेश की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रंजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 12 जून, सेकेंड ऑप्शन है 13 जून, और थर्ड ऑप्शन है 14 जून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did the Prevention of Corruption Act come into force? तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 1987, सेकंड ऑप्शन 1988 और थर्ड ऑप्शन है 1990। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है ये आपका लागू हुआ 1988 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ड्स? तो मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है दीपांकर गुप्ता, सेकंड ऑप्शन दीपेश चक्रवर्ती, थर्ड ऑप्शन है रघुराम राजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मिस्टेकन मॉडर्निटी है ये बुक है दीपांकर गुप्ता का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंड alcoholism is the effect of excessive intake of alcohol on the functioning of the body and personality? तो शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरा पान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। यह किसने परिभाषित किया? फर्स्ट ऑप्शन है E.H. जॉनसन, सेकेंड ऑप्शन W.C. रेकलेस, और थर्ड ऑप्शन है E.M. जेलिनेक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो W.C. रेकलेस है इन्होंने आपका परिभाषा ये दिया गया, इनके द्वारा डिफाइन किया गया है कि अल्कोहलिज्म इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड पर्सनालिटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी W.C. रेकलेस। तो इन्होंने कहा कि शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। Next question is who among the following had described that the desire to save is the cause of unemployment? तो इनमें से किसने उल्लेख किया कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है पीएच डगलस, सेकंड ऑप्शन है आर एस खन्ना,
और थर्ड ऑप्शन है जेएम कीन्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो बात कहा गया है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है, द डिजायर टू सेव इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात कहा गया है जेएम कीन्स के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेएम कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द phenomenon ऑफ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज रेफर्स टू। तो आपको बताना है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है द राइज इन टेम्परेचर्स इन रूरल एरियाज ड्यू टू अर्बन डेवलपमेंट। शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि। सेकेंड ऑप्शन है द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव्स इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में हीट वेव का बनना। और थर्ड ऑप्शन द इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, इसका क्या मतलब होता है? शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान वृद्धि होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द phenomenon of urban heat island effect refers to the rise in temperature in rural areas due to urban development. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड दैट इंडियन सोसाइटी सीज्ड टू बी क्लोज्ड विदाउट बीइंग ओपन। तो किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए आर देसाई, सेकेंड ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन है डीपी मुखर्जी। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आर देसाई। तो ए आर देसाई ने कहा है कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द टर्म सेकुलराइजेशन implies that what was previously regarded as religious is now ceasing to be such। तो किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा। फर्स्ट ऑप्शन है एस सी दुबे, सेकेंड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम एन श्रीनिवास जी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सब अर्बनाइजेशन इन इंडिया रेफर्स टू। तो भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है द एक्सपेंशन ऑफ स्लम एरियाज इन अर्बन पेरीफेरीज। शहरी परिधियों में झुग्गी क्षेत्रों का विस्तार। सेकेंड ऑप्शन द कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इनटू रेजिडेंशियल एरियाज। कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। और थर्ड ऑप्शन द डिक्लाइन ऑफ अर्बन एरियाज एंड द ग्रोथ ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। शहरी क्षेत्रों का पतन और ग्रामीण बस्तियों का विकास। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कृषि क्षेत्र का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ सब अर्बनाइजेशन इन इंडिया रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इनटू रेजिडेंशियल एरियाज। तो कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण ही आपका उपनगरीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टर्म द एग्रीकल्चरल क्लास एज द एसेंस ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? तो किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन आंद्रे बेतई, सेकंड ऑप्शन काका कालेलकर, थर्ड ऑप्शन एम के गांधी। तो आंद्रे बेतई ने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंद्रे बेतई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आंद्रे बेतई के बारे में 2-3 क्वेश्चन और आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1934 में चंदनगर में। वहीं इनका निधन हुआ 3 फरवरी 2026 में, तो अभी रिसेंटली ही हुआ। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिवेरियन मॉडल है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो बिवेरियन मॉडल है, इसको अपने कास्ट के स्टडी में किसने यूज किया? तो आंद्रे बेतई ने किया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका बुक का नाम भी आपको याद रखना है, कास्ट, क्लास एंड पावर। ये बुक है आंद्रे बेतई का। और इनकी एक बुक और भी पूछा जाता है, उस बुक का नाम है एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी। तो ये याद रखना। और इनका ये भी पूछा जाता है किस गांव का इन्होंने अध्ययन किया है? तो इन्होंने तंजौर विलेज का अध्ययन किया है। और ये कहाँ है आपका तंजौर विलेज? श्रीपुरम में। और श्रीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। और एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है जो आपका क्यूमुलेटिव एंड डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटीज है। ये किसके द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट?
ये कॉन्सेप्ट भी आपका आंद्रे वेतई के द्वारा दिया गया है, क्योंकि इनकी जो बुक है हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सिस्टम, इसमें इन्होंने भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरण व्यवस्था की तुलना के लिए समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक का। और ये तो याद ही रखना आपको, इन्होंने जो चेंजेस बताए अपने अध्ययन में, कास्ट सिस्टम में भी चेंज देखने को मिलता है, क्लास में भी और पावर में भी। तो इतना चीजें आप आंद्रे वेतई के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 101st अमेंडमेंट, सेकंड ऑप्शन है 102nd अमेंडमेंट और थर्ड ऑप्शन है 103rd अमेंडमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका 102वां संशोधन था, इसमें ही पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी 102nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म अर्बन रूरल कॉन्टिनम रेफर्स टू। तो शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ अर्बन एरियाज एक्सपैंडिंग रीजन्स इनटू रूरल। सेकंड ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन आपका शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया। सेकंड ऑप्शन द इंटीग्रेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल इकोनॉमीज, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। और थर्ड ऑप्शन दिया गया द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ सेटलमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम प्योरली अर्बन टू प्योरली रूरल। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन है आपका विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो टर्म है रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ये आपको किसको रेफर करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सेटलमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम प्योरली अर्बन टू प्योरली रूरल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। Next question is, when was the venture capital fund established to promote entrepreneurship among the scheduled caste? तो अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 2012, सेकंड ऑप्शन 2013 और थर्ड ऑप्शन है 2014। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका अनुसूचित जातियों के बीच में जो उद्यमिता, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको बढ़ाने के लिए जो उद्यम पूंजी कोष है, जो वेंचर कैपिटल फंड है, ये आपका कब स्थापित किया गया? 2014 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1992, सेकंड ऑप्शन है 1993 और थर्ड ऑप्शन है 1994। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसका स्थापना किया गया था 1993 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेनोमेनन ऑफ अर्बन पॉवर्टी रेफर्स टू। शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन द पॉवर्टी प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी। सेकंड ऑप्शन द पॉवर्टी एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अर्बन एरियाज, तो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी। थर्ड ऑप्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी स्पेसिफिक अर्बन इन नेबरहुड्स, विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द फेनोमेनन ऑफ अर्बन पॉवर्टी रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी स्पेसिफिक अर्बन इन नेबरहुड। तो जो शहरी गरीबी की घटना है, इससे हमारा मतलब होता है विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट सोशल साइकोलॉजी सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी? तो किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉन बीस, सेकेंड ऑप्शन है एल्फ्रेड बीरकांत और थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीट। तो रॉबर्ट बीरस्टीट ने ही आपका कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रॉबर्ट बीरस्टीट।
Next question is, who said scientific attitude is originated in an individual due to three factors: curiosity, fertile imagination and love for experimental inquiry। तो किसने कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव तीन कारकों से होता है। पहला हो गया आपका जिज्ञासा, दूसरा हो गया उर्वर कल्पना और तीसरा आपका हो गया प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन जी लुंडबर्ग, सेकंड ऑप्शन जॉन डीवी और थर्ड ऑप्शन है पीवी यंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉन डीवी ने आपका कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव तीन कारकों से होता है: जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी है, फर्टाइल इमेजिनेशन उर्वर कल्पना और लव फॉर एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डीवी। Next question is, the Panchayati Raj is a system of local self-government that was introduced in India through which amendment of the Constitution। तो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट और सेकंड ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट और थर्ड ऑप्शन है 73rd अमेंडमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका 42nd अमेंडमेंट है इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया था। जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं 4A में, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया था। आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। और 44th अमेंडमेंट जो है ये आपका, जब 42nd अमेंडमेंट आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पे आया था, बहुत सारी चीजें चेंज कर दिया गया था। तो स्टेटस मेंटेन करने की भी कोशिश 44th में किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट में जो चीजें चेंज की गई थी उनमें से कुछ चीजों को फिर से चेंज कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और 44th से ही आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको आपका फंडामेंटल राइट से हटा के वहां से रिपील करके कहाँ कर दिया गया है? 300A में आपको देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर हमारा पंचायती राज पूछा गया ये आपका 73rd अमेंडमेंट से आया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट। तो ये जो आपका पंचायती राज सिस्टम है ये हमारा किसके रिकमेंडेशन पर आया है? बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया है ये आपका। और इन्होंने 3 टायर सिस्टम के रिकमेंडेशन दिया था। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क आउट अ सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑपरेशन। तो सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है प्री क्रोपोटकिन और सेकंड ऑप्शन है एल टी हॉबहाउस, थर्ड ऑप्शन है जी बीको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जी बीको है आपके सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी बीको। Next question is, who among the following believed that conflict is an ever-present process in human relations। तो इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है एलेक ओजस, सेकेंड ऑप्शन है के डेविस और थर्ड ऑप्शन है आर डॉरेंडॉर्फ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है, ये विश्वास था किंकले डेविस का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। देखिए अभी जो आपको बताया गया वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इसके रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है सरकारिया कमेटी, सेकंड ऑप्शन बलवंत राय मेहता कमेटी और थर्ड ऑप्शन है मंडल कमीशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिफाइंड assimilation is a social process through which two or more person or groups accept and perform one another's patterns of behavior। जो किसने परिभाषित किया? आत्मसात्करण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जेएच फिक्टर, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क और थर्ड ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जेएच फिक्टर ने परिभाषित किया है कि आत्मसात्करण
एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जे.एच. फिक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं जब आप टीआरई 2.0 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, वहाँ बुक्स एंड ऑथर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बट इसमें आपसे 5 पूछा गया है। पहला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि बीपी मेनन की बुक का नाम है। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी ये बुक है एन ओखले का, और कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया ये बुक है एम.एन. श्रीनिवास का, और फोर्थ बुक है गुलामगिरी ये ज्योतिबा फुले का, और पांचवा बुक है आपका मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ड्स ये बुक है आपका किसका? दीपांकर गुप्ता का। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किया है वहां से आपको सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी भी देखने को मिला है, कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया भी, गुलामगिरी भी, और मिस्टेकन मॉडर्निटी भी। तो जो नहीं मिला वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो कि पीपी मेनन की बुक है। ये आपका नेट में पूछा गया था। अगर नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता तो वहां पर ये मैच कर जाता। ये रहा आपका टेलीग्राम हैंडल @ओमराज क्लासेस, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि मैंने ज्वाइन किया इसलिए आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस के लिए मैं भी यहीं पर विजिट करते हैं, इसलिए आप लोग भी कर सकते हैं। और जो आपका पोल पोस्ट किया जाता है यूट्यूब पर, उसका भी करेक्ट आंसर टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। इस वजह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सारा काम तो ईमेल के थ्रू ही हो जाता है, जितने ऑफिशियल काम है। तो इस वजह से ना ही मेरा अकाउंट कोई फेसबुक पर है, ना ही इंस्टा पे है, और ना ही जो ट्विटर आपका आजकल एक्स बन चुका है ना वहां पर है। 2020 से पहले हर जगह थे। इवन व्हाट्सएप तक पर भी मेरा अकाउंट नहीं है, क्योंकि सारा ऑफिशियल काम ईमेल के थ्रू ही हो जाता है, इस वजह से नहीं है। तो अगर और एक आपका ओमराज क्विज अड्डा करके एक ग्रुप था, अगर वहां पर कोई मेरे कहने पर अगर ऐड हुआ हो तो आप वहां से लीव कर सकते हैं, क्योंकि 2025 से ही मैं वहां पर नहीं हुआ। तो आप लोग देख लीजिएगा, और इसको तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर कल आपका एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट है सभी को, और जो भी टेंशन ले रहे हो टेंशन मत लीजिए, उससे कुछ होगा नहीं। और आपने जो पढ़ा है अभी आपको लग रहा होगा कि आप भूल रहे हैं, बट एग्जाम में जब बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको सब कुछ याद आएगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन को जितना हो सके शांत रखिए, फ्री माइंड से जाइए, अच्छे से एग्जाम देख के आइए, और फीडबैक भी आप बताइएगा कैसा रहा आपका एग्जाम। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।